सूरज ढलते ही सतपुड़ा का जंगल एक डरावने सन्नाटे में डूब गया। आरव अपने शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। पेड़ों की टहनियाँ किसी कंकाल की उंगलियों की तरह लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, किसी चीज़ के सड़ने की और सूखी पत्तियों के मिश्रण की भी। आरव ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और अपनी रिपोर्ट दर्ज करने लगा। डियर फ्रेंड्स, ये कहानी है आरव की, एक रिपोर्टर की, जो कि शहर से आया था सतपुड़ा के घने जंगलों में एक दुर्लभ उल्लू की तलाश में। उसको यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार करनी थी अपनी मैगजीन के आर्टिकल के लिए, मगर जंगल में तो कोई और ही चीज़ आरव का इंतज़ार कर रही थी। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानी अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, और स्टोरी का नाम है सतपुड़ा का शिकारी। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। आरव ने अब उल्लू की तलाश में अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और अपनी रिपोर्ट दर्ज करने लगा। लेकिन उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर वहाँ केवल गहरा अंधेरा ही नजर आता। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। जंगल में अंधेरा बहुत ज्यादा था। अचानक जंगल की खामोशी एक अजीब आवाज से टूटी। हूँ। ये एक उल्लू की आवाज थी, लेकिन इसमें कुछ गलत था। यह आवाज बहुत भारी और धातु की रगड़ जैसी सुनाई दे रही थी। आरव ने उत्साह में अपना कैमरा तैयार किया। उसे लगा कि वो दुर्लभ उल्लू उसके करीब ही है। वो आवाज का पीछे करते हुए जंगल के और भी गहरे हिस्से में चला गया, जहां पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही आरव रुका, एक जानी पहचानी आवाज अंधेरे को चीरते हुए उसके कानों में पड़ी। आरव बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? बड़ी देर से आए हो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो उसके पिता की आवाज थी। उसके पिता तो हजारों मील दूर शहर में थे, यहाँ इस डरावने जंगल में उनकी आवाज कैसे आ सकती है? आरव ने कांपती आवाज में पुकारा, पिताजी। जवाब में फिर आवाज आई, आरव इधर देखो बेटा। आवाज ऊंचे पेड़ की टहनियों के बीच से आ रही थी। अब आवाज की दिशा में एक विशाल परछाई हिली, लेकिन वो पक्षी नहीं था। वो एक लंबा दुबला पतला इंसानी शरीर था, जिसकी त्वचा जैसे राख जैसी थी, बिल्कुल ब्लैक ग्रे कलर की। वो एक ऊंची टहनी पर बैठा हुआ था, उकड़ू। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां पेड़ की छाल में धसी हुई थी। उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और टॉर्च की रोशनी में उसकी भयानक आकृति उभरी। वो जीव फिर से मेरे पिता की आवाज़ में बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक हिंसक गुरगुराहट भी शामिल थी। जैसे ही आरव ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की, उसे सतपुड़ा के शिकारी का असली चेहरा दिखा। एक विशाल उल्लू का सिर, जिस पर दो जलती हुई पीली आंखें थीं, एक इंसानी धड़ पर टिका हुआ था। वह जीव करीब 8 फीट लंबा था। वह फुर्ती से नीचे कूदा और आरव के सामने आके खड़ा हो गया। उसकी चोंच नहीं थी, बल्कि एक फटा हुआ सा मुंह था जो हिल रहा था, मानो वह आरव के चेहरे की मांसपेशियों की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। अब वह जीव आरव के और करीब आया। उसने अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमाया और अचानक आरव के पिता की आवाज़ में हंसने लगा। आरव, तुम यहाँ खबर लेने आए थे ना? अब तुम खुद एक खबर बनोगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी चमड़ी खींचकर एक इंसानी रूप ले रही थी। आरव समझ गया कि सुखराम सही कह रहा था। ये जीव सिर्फ आवाज़ का ही नहीं, बल्कि पहचान का भी शिकारी था। अब जब वह जीव झपटने ही वाला था, आरव को अपनी सूझबूझ याद आई। उसने अपनी रिपोर्टिंग लाइफ में कई बार अंधेरे में काम किया था। उसने अपना कैमरा उठाया, लेंस को उस जीव की पीली आंखों की तरफ किया और अपनी पूरी ताकत से बर्स्ट मोड में फ्लैश बटन दबा दिया। जैसे ही फ्लैश हुआ, बिजली जैसी तेज रोशनी ने उस अंधेरे जंगल को सफ़ेद कर दिया। रात के उस शिकारी की आंखें, जो अंधेरे की आदी थीं, अचानक आई इस रोशनी को सहन नहीं कर पाईं। अब वो जीव दर्द और अंधेपन से चीख उठा। आरव ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो जंगल की कटीली झाड़ियों को चीरते हुए अपनी जीप की ओर भागा। पीछे से उसे अपने पिता की आवाज़ में अभद्र भाषा और चीखें सुनाई दे रही थी, जो बदलकर एक जानवर की डरावनी आवाज़ में तब्दील हो गई थी। आरव अब जीप तक पहुंचा, चाबी घुमाई और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जीप के शीशे पर एक भारी पंजा लगा, जिससे कांच चटक गया, लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद आरव अपने शहर के सुरक्षित घर में पहुंचा। उसने राहत की सांस ली
और हाथ मुंह धोने गया। उसने अपनी धूल भरे चेहरे से मिट्टी साफ करी और अपने आंखों पर पानी के छींटे मारे। इसके बाद वो अपने बेडरूम में आ गया, लेकिन जैसे ही बेडरूम के शीशे पर उसने देखा तो वो पूरी तरह से उसको जमा देने वाला था। आईने में उसका प्रतिबिंब तो था, लेकिन उसके साथ एक और आकृति खड़ी थी, एक डरावनी, चोंच जैसी मुस्कान देने वाली। आरफ अभी भी शीशे में देख रहा था और उस आकृति ने आरफ के पिता की आवाज़ में कहा, आरफ बेटा। ये कहते ही आरफ तुरंत पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई भी नहीं था। अगली कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसका रोज का काम अपनी बकरियों को चराने के लिए पास के घने जंगल में ले जाना था। रमेश की सबसे प्रिय बकरी थी काकी। हमेशा वह उसके पास पास ही चलती थी। उस दिन धूप तेज थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रमेश अपनी बकरियों को वापस ले जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसने देखा कि काकी जंगल के गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर भाग गई है। रमेश उसे बचाने के लिए जंगल के उन गहराइयों में चला गया जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। वहां की झाड़ियां बहुत घनी और कंटीली थीं। अचानक रमेश को जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वह निशान किसी साधारण जानवर के नहीं थे। वो आकार में बहुत बड़े थे और उनमें लंबे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रमेश घबरा गया, लेकिन वह काकी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी अचानक एक ऊंची गर्जना गूंजी और झाड़ियों के पीछे से एक भयानक आकृति सामने आई। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक अद्भुत जीव खड़ा था, जिसे उसने आधा सिंह और आधा मनुष्य का नाम दिया। उसका चेहरा एक खूंखार शेर जैसा था, जिसकी सुनहरी अयाल गर्दन के चारों ओर फैली थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से एक बलशाली मनुष्य जैसा था। इस शेर की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो रमेश की ओर धीमी गति से बढ़ने लगा। वह जीव ना तो पूरी तरह जानवर था और न ही मनुष्य। रमेश समझ गया कि वो अपनी ताकत से जीव को नहीं हरा सकता। उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही होगा। रमेश ने देखा कि उसके पास सूखी लकड़ियों का एक ढेर है। उसने बचपन में अपने दादाजी से सीखा था कि जंगल के रहस्यमय जीव आग से जरूर डरते हैं। उसने फुर्ती से अपनी जेब से चकमक पत्थर निकाले और सूखी घास में आग लगा दी, और देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची उठने लगी। आग की रोशनी देखकर वह शेर थोड़ा पीछे हटा। रमेश ने जलती हुई एक मशाल हाथ में ले ली और जानबूझकर एक पुराने सूखे गड्ढे की ओर भागने लगा, जिसे शायद शिकारियों ने खोदा था और अब वह पत्तियों से ढका हुआ था। उस शेर ने जोर की धाड़ मारी और वह दो पैरों पर बड़ी तेजी से रमेश का पीछा कर रहा था। अब जैसे ही रमेश गड्ढे के किनारे पहुंचा, वो फुर्ती से एक तरफ कूद गया। शेर अपनी रफ्तार को रोक नहीं पाया और सीधा उस गहरे गड्ढे में जा गिरा। रमेश ने गड्ढे के ऊपर जलती हुई लकड़ियां डाल दी। शेर अंदर फंस गया था और गुस्से से लगातार दहाड़ रहा था। अचानक गड्ढे के अंदर से एक तेज नीली रोशनी निकली और शेर की गर्जना शांत हो गई। जब धुआं छटा तो रमेश ने देखा कि गड्ढा खाली था। शेर गायब हो चुका था, लेकिन गड्ढे की दीवार पर एक चमकता हुआ संदेश लिखा था। संदेश था, इस जंगल के हिस्से में फिर कभी मत आना, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। फिर रमेश को काकी की आवाज़ आई। उसने उसको पास की झाड़ियों में सुरक्षित पाया। वो अपनी बकरियों को लेकर तेजी से गांव की ओर लौट आया। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। हालांकि उस दिन के बाद रमेश फिर कभी जंगल के उस गहरे हिस्से में नहीं गया। आमतौर पर भी अब रमेश जब भी जंगल जाता, उसके पास कोई ना कोई हथियार जरूर होता अपनी सुरक्षा के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी दो कहानियां, सतपुड़ा का शिकारी और नरसिंह का हमला। ये कहानियां आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।